सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं प्रदेश की जनता का अभिनंदन करना चाहूंगा, जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किए गए जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुए जाति, धर्म और समुदाय के समीकरण को नकार कर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कायम रखते हुए हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार 2 बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिए चुना हो। हमारी सरकार का वर्ष 2017-18 से 2021-2022 का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सफलताओं और प्रदेश के दीर्घकालिक व सतत विकास की नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन का रहा है। हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के आतंक से जन सामान्य को राहत दिलाई, प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन, प्रशासन और सामान्य जन के मध्य बढ़ावा दिया गया, अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया, चिकित्सा सुविधाओं विशेषकर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किए गए। मान्यवर, ये सबके समक्ष है कि पिछले 2 वर्षों में पूरे विश्व और देश के साथ उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी का, जिसके समक्ष विश्व की बड़ी शक्तियां कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आए, की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ सामना किया। प्रशासन तंत्र और हमारे देशव्यापी व प्रदेशवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ऐसी परिस्थितियों में नई नेतृत्व की परीक्षा होती है, ये कहने में अतिशयोक्त नहीं होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व प्रदान किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। मैं इन दोनों अप्रतिम नेताओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को मोचन कराया गया। गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 17-18 से 2021-22 तक के सापेक्ष 16 मई 2022 तक 1,72,745 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया, जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10,662 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है। ये धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से 77,500 करोड़ रुपए अधिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हमने इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कराया, जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। कोविड कालखंड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाए रखने हेतु विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया गया। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे, जल मार्ग, हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश
शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन गया जाएगा। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, धनवंतरी हेल्थ पार्क, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, IIT, GNL ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेंट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, फ्लेटेड फैक्ट्रियां आदि के संबंध में द्रुत गति से कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश स्तर पर अंतर जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किए जाने के उपरांत भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई 2020 से लागू है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मई 2020 से मार्च 2022 तक अन्य राज्यों के 37,971 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग 4,801 करोड़ रुपया का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। ये देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह का भत्ता दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42,50,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए। एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत 64,398 हेक्टेयर की भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। 2,471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भू माफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 4,274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पिछले 5 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश की अग्रणी राज्यों में आ चुका है। माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है, और तभी हम ये दावा कर सकते हैं कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। कानून व्यवस्था सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए जाने एवं आपराधिक असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 3762 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम में 51,696 एवं NSA में 730 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रदेश स्तर पर 50 चिन्हित माफिया
व इनके गैंग के सदस्यों सहयोगियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफिया चिन्हित कर, जैसे आपराधिक माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, मादक पदार्थ ऑब्लिक शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गौ तस्कर माफिया व अन्य माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अत्यंत प्रभावी कार्रवाई की गई। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से सकुशल संपन्न हुए। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा सोशल मीडिया, डिजिटल वॉलंटियर एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में छोटी से छोटी सूचना का त्वरित गति से संज्ञान लेकर उन पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कोई अफवाह बृहत रूप ले उससे पूर्व ही उस पर सकारात्मक निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिससे निर्वाचन के दौरान कोई भी बृहत घटना नहीं घटित हुई। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसकी सराहना की गई है। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ एवं जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो, रेल, धार्मिक स्थलों विदिन ब्रैकेट अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत यूपी 112 विदिन ब्रैकेट डायल 100 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रुपए तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है, अतः देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी दृष्टि से प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। कोविड-19 महामारी से वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रही, जिसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से निकल चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने में सफल होंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। किसान, हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई 2022 तक गन्ना किसानों के 1,72,745 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रुपए से 77,530 करोड़ रुपए अधिक है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
योजना माह दिसंबर 2018 से संचालित है। योजना के अंतर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 42,565 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार, सह खातेदार के साथ साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार, सह खातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु ऑब्लिक दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल ऑब्लिक विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के क्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। कृषि उत्पादन में गुणवत्ता युक्त बीजों को सर्वाधिक महत्व है, इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुंटल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्ष 2021-2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुंटल एवं धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केंद्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65,53,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई पेमेंट के माध्यम से 12,485 करोड़ रुपए का सीधे भुगतान किया जा चुका है। रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केंद्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक लगभग 94,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। वर्ष 2020-21 में रुपए 7,085 करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2021-22 में लगभग रुपए 7,543 करोड़ रुपए 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है, जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। महिला प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 स्थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आह्वान में यूपीएसई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। बाल कल्याण हाल के वर्षों से में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसके परिणाम स्वरूप AES/JEE से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। सिक एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु को रोका है। इसी क्रम में गति को जारी रखते हुए सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। 203 ब्लॉक स्तरीय केंद्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केंद्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिए बजटीय प्रावधान किए जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 4000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता अथवा दोनों अभिभावक खोने वाले बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (ब्रैकेट सामान्य) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है। जरूरतमंद परिवारों को नगद हस्तांतरण किया जा रहा है ताकि परिवार उन बच्चों की शिक्षा जारी रख सकें जिनके बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है। कार्यक्रम के अत्यंत उत्साहजनक परिणाम आए हैं और कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है। ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को रूपांतरित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जिसने पिछले वर्षों की गिरावट के रुझानों को उलट दिया है। युवाओं के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा वितरित किए जा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 वर्षों में प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 तथा कुल 100 इंक्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इंक्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। योजना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए
10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। जनपद वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 2 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जिस पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना कराए जाने की योजना है। खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 6 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 5 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि जहां जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, वहीं अप्रैल 2022 में यह दर घटकर 2.9% रह गई। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया, जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के अंतर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-2022 में लगभग 3,97,028 उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 27,84,117 रोजगार का सृजन हुआ। प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन हेतु 56,436 पंचायत सहायक ऑब्लिक लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 5,000 इकाइयों को स्थापित कराया गया तथा 4,187 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक के चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7,540 पदों का सृजन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। लगभग 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में नियुक्ति दी गई तथा लगभग 10,000 नए पद सृजित किए गए हैं, जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 7,053 करोड़ 56 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में
इस योजना हेतु 4032 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपए प्रति व्यक्ति थी को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत 3000 रुपए प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुजुर्ग पुजारियों, संतों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इस हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक विदिन ब्रैकेट सेवा योजना और रोजगार विदिन ब्रैकेट बंद आयोग का गठन किया गया है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स का विकास किया जा रहा है। शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, जिसका परम उद्देश्य भारत देश को हर क्षेत्र में, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उद्योग धंधे हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि हो, आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के तहत योगी सरकार के उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने का विजन दिया। हम इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता एक स्वस्थ, विकसित और सशक्त समाज का प्रधान लक्षण है। यहाँ पर मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। माजिद देवबंदी की 2 पंक्तियां आई हैं। गैर परों से उड़ सकते हैं हद के हद दीवारों तक, और अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकॉर्ड समय में की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। योजना हेतु 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 7 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किए जाने हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आशा कार्यकर्त्री
एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किए जाने के दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है। राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र की द्वारा संचालित है। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधा से आच्छादित हैं व 14 जनपदों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2 एम्स गोरखपुर व रायबरेली, IMS, BHU वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा PPP नीति घोषित की गई है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप MBBS एवं PG पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 14 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है। फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं के विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बंद पड़ी वस्त्रोद्योग इकाइयों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि से पूंजीगत परियोजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना बनाई गई है। लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का संचालन नवंबर 2021 से प्रारंभ हो चुका है तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसको शीघ्र जन सामान्य के लिए सुलभ करा दिया जाएगा। जिसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़े जाने हेतु निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य 40% से अधिक पूर्ण कर लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत 8,640 करोड़ रुपए के 62 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
तथा इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबी 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भू विक्रय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके लिए 695 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है। लोक निर्माण, सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु रुपए 18,561 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,747 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामों एवं बसाहतों को सर्व ऋतु संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए 1,965 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप यातायात बाधित होने, ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 2022-2023 के लिए 600 करोड़ रुपए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 4 लेन में मॉडल सड़क के निर्माण कार्य हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। रेलवे ऊपरगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रमुख अन्य जिला मार्ग चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 2600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 1600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में 2000 करोड़ एवं पूंजी मद में 1750 करोड़ अर्थात कुल 3750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन, हमारी सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में 20 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2751 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं को हेतु 356 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनाओं हेतु 1328 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान किया गया है। जल निकास नाबार्ड पोषित की परियोजनाओं हेतु 144 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 800 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान किया गया है। LTIF योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 600 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 310 करोड़ रुपए तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 20 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना नाबार्ड पोषित विदिन ब्रैकेट हेतु 423 करोड़ रुपए एवं 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना नाबार्ड पोषित हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु 130 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति वर्ष 2021-2022 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 19,500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना के अंतर्गत प्रदेश के JE/AES प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मंडल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मंडल के जनपदों के सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है।
योजना अंतर्गत कुल 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराए जाने का लक्ष्य है। नागरिक उड्डयन, प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ अन्य उड़ानों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। आने वाले कुछ समय में आमजन को अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर एवं अयोध्या एयरपोर्ट से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। लोक कल्याण संकल्प 2022 के अनुरूप जेवर एयरपोर्ट को एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रखरखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने तथा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण पूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.30 घंटे तथा गांव में 18 घंटे बिजली दिए जाने का रोस्टर निर्धारित है। वर्ष 2021-22 में 12 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 17.50 घंटे, तहसील क्षेत्र में 21.11 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 23.21 घंटे आपूर्ति की गई। ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्र में सायंकाल 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। वर्ष 2019-20 में विद्युत उत्पादन 33,079 मिलियन यूनिट, वर्ष 2020-21 में विद्युत उत्पादन 33,425 मिलियन यूनिट तथा वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन 35 30,021 मिलियन यूनिट रहा। दिनांक 1 जनवरी 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों में 50% की छूट प्रदान की गई है। प्रदेश में स्थापित होने वाली तापीय उत्पादन परियोजनाओं तथा घाटमपुर, ओबरा, सीवा, जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 6100 करोड़ रुपए की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण पीपीपी पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 3,667 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। लगभग 2,433 करोड़ रुपए की लागत की पारेषण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने तथा हानियों में कमी लाए जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ की जा रही है, जिसे 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 5,530 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में वर्ष 2021-22 तक 705 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र ऊर्जीकृत किए गए एवं 1413 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से
4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में अब तक 1819 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल और सौर विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 251 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की गई है। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांव की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराई जाएगी और इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बायोडीजल, बायोइथेनॉल, मेथनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी प्रोड्यूसर गैस, बायोकोल के उत्पादन इकाइयों की स्थापना कराई जा रही है। नीति के अंतर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में 2492 करोड़ रुपए के लिए निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2018 में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50% छूट दिए जाने तथा विकास प्राधिकरणों की महायोजना क्षेत्र में लागू विकास शुल्क का 25% भुगतान की छूट प्रदान किए जाने हेतु फरवरी 2020 को अधिसूचना निर्गत की गई है। उक्त निर्णय से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क एवं वेयर हाउसिंग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दुर्बल अल्प लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराए जाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग विधि 2021 निर्गत की गई। इससे दुर्बल अल्प लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप भवन उपलब्ध होंगे। निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से निर्मित की जाने वाली ईडब्ल्यूएस इकाइयों के पंजीयन हेतु स्टैंप शुल्क में छूट प्रदान करते हुए इसे 500 रुपए निर्धारित किया गया है। इससे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को भवनों के पंजीयन में काफी अधिक धनराशि की बचत होगी। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 132 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी AHB घटक के अंतर्गत कुल 153 परियोजनाओं के सापेक्ष 1,32,493 भवन स्वीकृत किए गए हैं। अद्यतन 89 परियोजनाओं के अंतर्गत 17,489 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास हेतु सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 747 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 1,306 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। नगर विकास भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की शुरुआत की गई है। इस योजना हेतु 1,353 करोड़ 93 लाख रुपए प्रस्तावित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश के 18 स्थानीय निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। उक्त योजना में हेतु अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सहायता अमृत 2 के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए और तथा पूर्व से चल रही अमृत योजना के कार्यों हेतु 2,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 शहरों हेतु 2,000 करोड़ रुपए तथा राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 5 शहर सम्मिलित हैं।
प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयोगों एवं परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में नवसृजित उच्चीकृत तथा विस्तारित नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रचुरता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इनके कार्यों को सुनियोजित रूप से संपादित किए जाने हेतु नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं समन्वय अत्यावश्यक है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज के आयोजन की तैयारी करने हेतु 1,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना हेतु 215 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाना गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें 2842 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, कालाजार, जेई, एईएस, कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा बनटंगिया एवं मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरा जनजाति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परंतु SECC 2011 के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गई पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छत विहीन एवं आश्रय विहीन कच्चे तथा जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 से अब तक 1.2 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। वर्ष 2022-2023 के लिए योजना हेतु 508 करोड़ 63 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के क्रम में मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,463 तालाबों एवं 5882 खेल मैदानों का चयन किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना अंतर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर विद इन ब्रैकेट 18 गैर जनजातीय एवं 1 जनजातीय क्लस्टर ब्रैकेट बंद चयनित किए गए हैं। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 155 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गत 5 वर्षों में 3414 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में योजना हेतु 7373 करोड़ 71 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न घटकों हेतु 3155 करोड़ 10 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज पंचायतों की आर्थिक स्थिति को त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 7466 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत 2022-2023 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 12 रुपए की दर से तथा 1460 सामुदायिक शौचालयों हेतु 3 लाख रुपए की दर से अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। योजना हेतु 1788 करोड़ 18 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये 12 रुपए गलती से पड़ गया, 12,000 रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में ठोस तरल अपशिष्ट हेतु लक्षित 24,314 गांव की कुल आबादी लगभग 6.46 करोड़ को ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 545 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना हेतु वर्ष 2022-2023 में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेतु 1 करोड़ रुपए की
व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि प्रदेश में 165.38 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रदेश में उत्तरोत्तर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2020-2021 में 619.47 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल प्रबंधन योजना के लिए 97 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 45.44 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 380 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खंडसारी इकाइयों के लाइसेंस हेतु चीनी मिल से न्यूनतम दूरी की बाध्यता 15 किलोमीटर की घटाकर 7.5 किलोमीटर कर दी गई, जिसके फलस्वरूप विगत 25 वर्षों में प्रथम बार 277 नई खंडसारी इकाइयों हेतु लाइसेंस निर्गत किए हुए हैं। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित कर क्रियाशील किया गया है। कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु गोंडा में एक नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जनपद लखीमपुर खीरी तथा आजमगढ़ में नव स्थापित कृषि महाविद्यालयों को गत वर्ष से क्रियाशील बनाया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय लखीमपुर कैंपस तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बांदा कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 8 करोड़ 58 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न फसलों की नवीन प्रजातियों को वर्ष 2021-2022 में विकसित किया गया है, जो विमोचित की जा चुकी है तथा कुछ विमोचन के लिए तैयार है। दुग्ध विकास वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रदेश में 115 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 1.86 लाख लीटर प्रतिदिन तरल दूध की बिक्री की गई है। भारतीय गोवंश द्वारा दुग्ध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन स्वरूप नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान दुग्ध संघ को सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट एवं जनपद मेरठ में ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट की निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं हेतु 79 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2030 तक प्रदेश के खुरपका मुंहपका से मुक्त कराए जाने का लक्ष्य है। खुरपका मुंहपका टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अद्यतन 1,79,717 टीकाकरण एवं ब्रुसलोसिस टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 18,69,166 टीकाकरण किया गया है। निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 171 केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित है। निराश्रित बेसहारा गोवंश के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6,195 गो आश्रय स्थल स्थापित हैं, जिनमें 9,67,923 गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना अंतर्गत 1,31,000 से अधिक गोवंश इच्छुक लाभार्थियों को सुपुर्दगी में दिए गए हैं। मत्स्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनता एवं विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना तथा भूमि व जल का उर्वरक उपयोग करना है। मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाई जाने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टा धारकों व मछुआरों को दाव क्रय करने हेतु सहायता के लिए निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन
बुंदेलखंड एवं बिंद क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना नमामि गंगे, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण लघु उद्योग लगाने हेतु उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की नीति 2017 लागू की गई है, जो उद्यमता विकास के साथ ही कृषकों को विकास उनके उत्पाद का सूचित मूल्य दिलाने, रोजगार सृजन एवं मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है। असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण, नवीन तकनीक, विपणन तथा ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 120 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की ब्याज अनुदान योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अयोध्या में सीपेट केंद्र के निर्माण तथा संयंत्रों के क्रय हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 75,000 कारीगरों को प्रशिक्षित कर टूल किट उपलब्ध कराया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु 112 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नव औद्योगिक स्थानों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जनपदों प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा में औद्योगिक स्थान विकसित करने हेतु 50 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। भूतत्व खनन विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। खनन से जुड़ी सेवाओं यथा साधारण मिट्टी के खनन, परिवहन, बाढ़ द्वारा जमक उप खनिज के व्यवस्थापन, परियोजनाओं के निर्माण के दौरान निकले उप खनिज के निस्तारण, खनिज भंडारण अनुज्ञा, उप खनिज परिहार हेतु पट्टा निष्पादन तथा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीकरण की कार्रवाई ऑनलाइन समयबद्ध ढंग से निष्पादित किए जाने की व्यवस्था की गई है। खादी एवं ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत उक्त धनराशि का 34% खादी कामगारों को सीधे उनके खाते में पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। विपणन विकास हेतु 33% एवं खादी संस्थाओं को 33% धनराशि सहायता के रूप में दिए जाने हेतु प्रावधानित है, जिससे खादी के उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि होगी। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से झलकारी बाई कोरी, हथकरघा एवं पावर लूम विशेष घटक योजना संचालित किए जाने हेतु 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पावर लूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा बुनकरों की परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता का समाप्त करते हुए सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु पावर लूम बुनकरों एवं हथकरघा बुनकरों को सोलर इन्वर्टर दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। इसके अंतर्गत अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक हब के रूप में प्रतिष्ठित करेंगी। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 3 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने और 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बेसिक शिक्षा शैक्षिक सत्र 2021-2022 में 1,32,912 परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में लगभग 1.66 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। वर्ष 2022-2023 में परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ 72 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शैक्षिक सत्र 2021-2022 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा की धनराशि PFMS DBT मॉड्यूल के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के आधार पर सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने की कार्रवाई की गई, जिससे 1.57 करोड़
बच्चे लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में योजना हेतु 370 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक विद्यालयों में गर्म पकाया भोजन उपलब्ध कराने के हेतु मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। विद्यालयों में सभी जाति एवं धर्म के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना के विकास में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 1.44 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 2 करोड़ छात्रों को आच्छादित किया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। योजना हेतु 3548 करोड़ 93 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त फल वितरण हेतु 166 करोड़ 71 लाख रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराया जा रहा है। अब तक 1.30 लाख से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प कराया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक पहुंच का विस्तार करने के लिए समस्त बाल विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था करते हुए 268 नवीन विद्यालय, 30 बालिका छात्रावास एवं 3 नए सैनिक स्कूल संचालित किए गए हैं। सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98 करोड़ 38 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने के लिए आधुनिक विषयों का समावेश करते हुए NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324 करोड़ 41 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण एवं अवस्थापना विकास के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 836 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ एवं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का शिलान्यास किया जा चुका है तथा भवनों का निर्माण कार्य प्रगतियाधीन है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 75 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। उच्चतर शिक्षा के निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु निजी विश्वविद्यालय अधिनियम तथा नियमावली 2022 प्रख्यापित की गई है। 3 नए निजी विश्वविद्यालय संचालित किए गए हैं। छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर उसके माध्यम से रोजगार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण केंद्र की प्रस्थापना हेतु 1 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 198 राजकीय एवं 19 अनुदानित संस्था अर्थात 217 संस्थाएं हैं, जिनमें से 168 संस्थाओं में मात्र सत्र 2021-2022 से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 49 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में PPP मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1266 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए कुल प्रवेश क्षमता 1,26,436 है। प्रदेश सरकार की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की योजना के क्रम में छात्र छात्राओं को आर्थिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-2023 में न्यू एज ट्रेडर्स के अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम तथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के 4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जाना व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किए गए नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को PPP मॉडल पर संचालित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य वाराणसी, गोरखपुर, शाहजहानपुर, सुल्तानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई, जिनमें लगभग 2000 लोक कलाकारों को रोजगार प्राप्त हुआ।
महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपदों के मंदिरों में वाल्मीकि रामायण पाठ, रामचरितमानस पाठ, भजन गायन के कार्यक्रम को आयोजन किया गया, जिसमें लगभग देश के 1000 कलाकारों ने प्रतिभाग किया। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए तथा संत कबीर संग्रहालय की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजातीय संग्रहालयों के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में जन सुविधाओं के विकास तथा पार्किंग के निर्माण हेतु 209 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुंच मार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर वेबसाइट का निर्माण एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यटन, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत प्रदेश में 6931.81 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु 184 प्रस्तावों को पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में कुल 10 करोड़ 1 लाख पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 लाख। प्रतिवर्ष की भांति वर्ष 2021 में भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 9,41,551 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। वाराणसी में देव दीपावली, महाशिवरात्रि, बैलून फेस्टिवल, बरसाना में भव्य रंगोत्सव, लखनऊ रेजिडेंसी में आजादी का अमृत महोत्सव पर ड्रोन एवं लेजर शो का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश बिंद धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए तथा उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, जिसे वर्ष 2030 तक 15% किए जाने का लक्ष्य है। वर्षा काल 2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन तथा गंगा किनारे वनीकरण योजना के अंतर्गत स्थल चयन व वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलित होगा एवं कार्बन अवशोषण के साथ साथ जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश की जनता को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील तथा जागरूक बनाने हेतु इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में सारनाथ डियर पार्क में वन्य जीवों का प्रबंधन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास योजना उत्तर प्रदेश राज्य में गैंडों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं बृहद संरक्षण योजना, राज्य आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंध की स्थापना योजना हेतु 3 करोड़ 77 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर सोसाइटी हेतु कार्पस फंड की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 12 प्रमुख नदियों का 141 बिंदुओं पर सघन अनुश्रवण तथा 319 नालों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे किसी भी परिस्थिति में प्रदूषित प्रवाह का निस्तारण नदी नालों में नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 110 सीवेज प्रवाह संयंत्रों, 7 संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एवं 1560 अति प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, वर्ष 2021-2022 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 13,77,213 छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत 1672 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु 195 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु 479 करोड़ 7 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, शिक्षा तथा पेयजल की योजनाओं के विकास हेतु संचालित मल्टी सेक्ट्स
डिस्ट्रिक्ट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 508 करोड़ 18 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के निर्माण कार्यों हेतु 705 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जो अपने पंजीकरण की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं को पूर्व में अधिवक्ता कल्याण निधि से धनराशि रुपए 1.50 लाख दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैंबर्स की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों में अधिवक्ता चैंबर के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तथा आयोडाइज्ड नमक एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरण हेतु 6571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था। महिला एवं बाल विकास मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है। अब तक 12,68,000 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार हेतु 1675 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों के गरीब परिवारों की कन्याओं हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 1,74,326 जोड़ों तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिए संचालित कन्या विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 94,000 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए मिशन शक्ति को पूरे राज्य में व्यापक रूप से लागू किया गया है और हम इसके चौथे चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। परिवहन जनता को सुरक्षित, सुलभ, सतत, मितव्ययी व इको फ्रेंडली परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार का संकल्प है। यात्रियों को सुगम टिकटिंग व सूचना प्रणाली हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रतिष्ठित सेवाओं में इंटरनेट आधारित अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। विगत 5 वर्षों में रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत लगभग 51.52 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा में लाभान्वित किया गया है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर जन सामान्य को सड़क यातायात की सुगम एवं समन्वित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा बिहार राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन करार के उपरांत बस संचालन प्रारंभ किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेंद्रनगर, पोखरा व नेपालगंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर PPP पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई गतिशील है। राजस्व राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2165 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड हेतु 541 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 21-22 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष 14.98 लाख कृषकों को 526.13 करोड़ रुपए का कृषि निवेश अनुदान प्रदान किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया पूर्व चेतावनी तंत्र पूरे देश में इस प्रकार का एक अभिनव मॉडल है, जिसमें मौसम विभाग द्वारा उनकी वेबसाइट पर अपलोडेड मौसम पूर्व चेतावनियों व अलर्ट को बिना किसी टाइम लैग के सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के माध्यम से SMS व IVRS कॉल्स द्वारा पोर्टल में दर्ज लगभग 1.25 करोड़ जनता को रियल टाइम में प्रेषित कर उन्हें बचाव हेतु जानकारी दी जाती है। प्रथम बार सरकार की आपदा राहत योजनाओं को आम जनमानस के बीच सुगमता से पहुंचाने के लिए तथा आपदा से होने वाली क्षति को दर्ज करने हेतु जनता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आपदा प्रहरी ऐप
विकसित किया गया है। मान्यवर विभाग वार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय की नई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,24,477 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 49,152 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 29,692 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 10,887 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022-2023 मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियों में 5,90,951 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 4,99,212 करोड़ 71 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 91,739 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 3,67,153 करोड़ 76 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,20,655 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,46,498 करोड़ रुपए करोड़ 76 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय कुल व्यय 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 4,56,089 करोड़ 6 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 91,739 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 24,567 करोड़ 26 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 6,000 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियों अनुमानित है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 18,567 करोड़ 26 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 40,550 करोड़ 3 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 21,982 करोड़ 77 लाख रुपए अनुमानित है। राजस्व बचत 43,123 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 81,177 करोड़ 97 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96% है। हमारी FRBM की लिमिट 4%। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। हमने अपने संसाधनों को विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के लिए इस प्रकार संतुलित ढंग से आवंटित किया है कि न केवल उन क्षेत्रों में विकास हो, अभी विभिन्न क्षेत्र अंत्योदय रूप में से समग्र विकास में योगदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जा से परिपूर्ण नेतृत्व में हम अपराधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। हम महिलाओं, बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाएंगे। हम कृषि निर्माण, अवस्थापना, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी की कार्यशैली के संबंध में कहना चाहूंगा, तेरे जुनून से नतीजा जरूर। वो उसमें लिखा है, जो हम कह रहे हैं वो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के कार्यशैली के संबंध में कहना चाहूंगा कि तेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। मानवर मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय वित्तीय वर्ष
2023 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। बजट का पूरा बजट हम सब लोगों के टैबलेट पर है। इसमें 3253 पेजेस हैं। इसमें जो डाउनलोड आपने किया सभी माननीय सदस्यों को ये जानकारी है। पूरा बजट की जितनी प्रतियां सब इसमें उपस्थित हैं। अब आज माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों का भोजन है और आज जब तक ये विधानसभा चलेगी तब तक ये भोजन कराएंगे दोपहर को, और शाम का चाय भी पिलाएंगे। चाय भी शाम की पिलाएंगे ना सर? जी माननीय अध्यक्ष जी। मैंने आपसे कल अनुरोध किया था कि 1 घंटे के लिए, लेकिन अब थोड़ा समय मैं ये सदन तो पहले भोजन वाली बात करें ना, फिर उसके बाद में भोजन की व्यवस्था है माननीय सभी माननीय सदस्यों। मैं अब 1 घंटा 15 मिनट के लिए 1:45 के लिए 2 बजे कर दे मान्यवर, थोड़ा विलंब हो जाएगा क्योंकि सभी लोग भोजन करेंगे एक साथ।